Assalamu alaikum dear friends, welcome to ParkEdu.tv. In this important video, I am going to discuss another topic of anatomy, that is embryology. In previous classes, we have studied that embryology is the development of an embryo to form a new organism like his uh, parents. Okay, as the parents are independent, then the embryo must develop a such situation in which he must बी एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज़म। मतलब ये कि मुख्तलिफ़ बुक्स में एम्ब्रियोलॉजी की मुख्तलिफ़ डेफिनेशन लिखी हुई है। जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि जो मैंने मुख्तलिफ़ बुक से मुख्तलिफ़ सोर्सेज से पढ़ी, तो जो मुझे सबसे अच्छी लगी तो मैं आपके साथ वो वाली डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी मुख्तलिफ़ ऑथर्स इसके बारे में मुख्तलिफ़ राय दे रहे होते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी में किस स्टेज तक डिस्कशन होनी चाहिए, तो मुझे ये थोड़ी बेहतर लगी तो मैं यही वाली डिस्कस कर रहा हूँ कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है अप टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक हिज पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स की तरह का ऑर्गेनिज्म, अपने पेरेंट्स की तरह का इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जो किसी पे डिपेंड ना कर रहा हो फॉर फूड फॉर नरिशमेंट। ठीक है, इस तरह का ऑर्गेनिज्म नया बन जाना उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ओके, इस सारी स्टेज को एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। और अगर देखें एम्ब्रियो किसे कहते हैं, तो आफ्टर थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब तमाम तर ऑर्गन्स बॉडी के बन चुके होते हैं, तो इस स्टेज को एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। ठीक है, जो उस टाइम ऑर्गेनिज्म बन चुका होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, बाज़ बुक्स में ये 84 डेज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, और कुछ बुक्स में ये 90 डेज़ लिखे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये 84 डेज़ जो है लिखे हुए हैं, जिनमें आलमोस्ट तमाम तर बॉडी के ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। और इस के बाद क्या बन चुका होता है, एम्ब्रियो बन चुका होता है। स्टेज को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ को देखें तो ये तमाम तर जो सेल्स एम्ब्रियो के बन रहे होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, ये किससे बनते हैं, माइटोसिस से बनते हैं। अब माइटोसिस किसे कहते हैं, माइटोसिस जो है एक किस्म की सेल डिवीजन को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है, लेकिन एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह की सेल डिवीजन को क्या कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। इसी तरह की एक और टर्म मियोटिक डिवीजन है, जिसको डिस्कस करना लाजमी है, तब जाके माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन में होने वाली कन्फ्यूजन दूर होगी। ठीक है, कि मियोटिक डिवीजन किसे कहते हैं, क्योंकि अगर एमसीक्यू यहाँ से आ जाए तो हम ऑफ कोर्स मियोटिक डिवीजन ऑप्शन होगा, तो हमें लाजमी मियोटिक डिवीजन को डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि हम उस टाइम कंफ्यूज ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं कि ये मियोटिक डिवीजन कहाँ से आ गई। ठीक है, और पता नहीं बुक में हमारी किताब में मियोटिक डिवीजन लिखा हुआ था या माइटोटिक डिवीजन लिखा हुआ था, हम भूल ना जाएं, इसलिए मियोटिक डिवीजन यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। तो मियोटिक डिवीजन क्या है, मियोटिक डिवीजन इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। ठीक है, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं तो उस डिवीजन को क्या कहते हैं, मियोटिक डिवीजन। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। इसमें एक और डिफरेंस आपने याद रखना है कि मियोटिक डिवीजन जो है इट टेक्स प्लेस ओनली इन डाइप्लॉइड नंबर ऑफ डाइप्लॉइड सेल्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डाइप्लॉइड सेल्स में होता है, मतलब उन सेल्स में होता है जिनमें डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले सेल्स में नहीं होती। लेकिन अगर बात करें माइटोटिक डिवीजन की, तो इट टेक्स प्लेस इन बोथ हैप्लॉइड in cells having haploid as well as diploid number of chromosomes। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस लाजमी याद रख लेना है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, दीज आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, ये माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। रही बात मियोटिक डिवीजन की, तो ये कहाँ हो रही होती है, मियोटिक डिवीजन जो है ये हमारे सेक्स सेल्स गैमीट्स बनाने में इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, गैमीट्स में आप जानते हैं कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड क्यों इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है, चाहे एग है चाहे स्पर्म है, दीज आर फॉर्म्ड बाय मियोटिक डिवीजन बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। ठीक है, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये मियोटिक डिवीजन से बने होते हैं। ये बात लाजमी याद रखनी है आपने।
अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी लॉजिकल बात, समझने वाली बात कि देखिए हर एक सेल है, हर एक सेल में न्यूक्लियस भी होता है, और हर एक सेल में न्यूक्लियस जो है उसमें जो जीन्स होते हैं उसमें आलमोस्ट हर किस्म की ट्रेड्स मौजूद होती हैं, लेकिन वो ट्रेड्स हर जगह पे एक्सप्रेस तो नहीं हो रही होती ना। तो ये नेचुरली जो है, ये नेचुरल फिनोमेना है कि जहाँ जीन्स जो है जहाँ ट्रेड्स की ज़रूरत होती है, किसी ट्रेड की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो वाले जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, और बाकी वाले जो जीन्स हैं जिनकी ट्रेड्स की ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पे इनएक्टिव रहते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो जीन्स जिनकी ट्रेड लाजमी है वहाँ पे अपेयर होनी चाहिए, वो जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ये आपने बात क्लियरली लाजमी याद रख लेनी है। जैसा कि मैं मिसाल लेता हूँ, पेन रिसेप्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं जी नोसिसेप्टर्स, ठीक है। ये सिर्फ वहीं एक्टिव होते हैं जहाँ पर इन्हें एक्टिव होना चाहिए, हर जगह पे एक्टिव नहीं होते। जैसा कि आप अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में देखो, ऑफ कोर्स ब्रेन सेल का बना हुआ है, ठीक है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है, तो न्यूरॉन्स में भी जीन्स होंगे, ठीक है, और उन जीन्स में भी इंफॉर्मेशन तो नोसिसेप्टर्स की है ना, लेकिन वो वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होते। और ये क्लियर कर लें आइडिया कि ब्रेन में कभी भी पेन नहीं होती, ब्रेन में कभी पेन नहीं होती। हाँ, जो हमें सर दर्द हो रही होती है, हेडेक हो रही होती है, तो ये क्या कहाँ होती है, तो ये सिर्फ मेनिंजियल लेयर्स तक रहती है, ये ब्रेन में नहीं होती। ब्रेन में क्यों नहीं होती? बिकॉज देयर आर नो पेन रिसेप्टर्स इन ब्रेन, ठीक है, इसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? हालांकि इसमें जीन्स तो हैं, ठीक है, और जीन्स जो है उनमें ये ट्रेट भी है। तो आपने क्या बताना है, नेचुरली तौर पे जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं होती, ठीक है, वो जीन्स उस ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं करते, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे वो जीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ये बात क्लियर कर लेनी है। अगर डेवलपमेंट के स्टेजेस को देखें तो सबसे पहले एग जो कि मेल गमीट है, और फीमेल गमीट है, और स्पर्मेटोजोआ जो कि मेल गमीट है, ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ये ह्यूमस की बात कर रहा हूँ, तो ये इनकी फर्टिलाइजेशन जो है ये यूट्राइन ट्यूब या फ्लपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। इनकी फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या होता है? जाइगोट बनता है, जो कि यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। और जो फर्स्ट 84 डेज़ हैं, इनमें तकरीबन ऑल द ऑर्गन्स जब बन जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, ठीक है, या एम्ब्रियो कहते हैं। 84 डेज से लेके 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसे फीटस कहा जाता है, ठीक है, और आफ्टर बर्थ जो है इसे बेबी का नाम दे दिया जाता है। ओके, ये जाइगोट से कैसे नेक्स्ट और डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं ये हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जाइगोट जो है चूँकि एक सेल पर मुश्तमिल होता है, ये डिवाइड होता है, तो सबसे पहले जो सेल्स डिवीजन के थ्रू बनते हैं उन्हें ब्लास्टोमर्स कहते हैं, ठीक है। वो ब्लास्टोमर्स जो हैं एक स्टेज में आते हैं जिसे हम कहते हैं मेरुला स्टेज, ठीक है। मेरुला स्टेज में एक बाल लाइक सिचुएशन होती है, ठीक है, सेल्स डिवाइड हो के एक बाल बना देते हैं। इसके बाद एक ब्लास्टुला स्टेज होती है जिसमें लेयर्स बनती हैं, ठीक है। दो तरह की लेयर्स बनती हैं, एक को कहते हैं हम जी इनर सेल अकोमोडेशन, ठीक है, सेल्स इनसाइड अकोमोडेट होते हैं जिन्हें इनर सेल अकोमोडेशन कहते हैं, और आउटर साइड पे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, आउटर सेल अकोमोडेशन कहते हैं। अच्छा, जो इनर सेल अकोमोडेशन है उससे इनर सेल मैस बनता है, और जो आउटर सेल अकोमोडेशन है उससे आउटर सेल मैस बनता है, ठीक है, उससे आउटर सेल मैस कहते हैं। अच्छा, जो आउटर सेल मैस है ये क्या करता है, मदर के साथ उस फीटस को, उस एम्ब्रियो को अटैच करवा देता है। क्यों अटैच करवाता है? ताकि वहाँ से खुराक ले सके, नरिशमेंट ले सके, ठीक है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाती है। कौन करवाता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन? आउटर सेल मैस करवा रहा होता है। लेकिन अगर इनर सेल मैस की बात करें तो ये ऑर्गन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो आज के बाद ये मामला आपने माइंड में रखना है कि इनर सेल मैस क्या करवा रहा होता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बना रहा होता है, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स बना रहा होता है, और जो आउटर सेल मैस है इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अब देखिए, ये जो इनर
सेल मैस है ये कैसे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को बना रहा होता है। बेसिकली क्या होता है, जो ये इनर सेल मैस है ये 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। द आउटर वन इज़ एक्टोडर्म, ओके, द सेंट्रल वन इज़ मेसोडर्म एंड द इनर वन इज़ इंडोडर्म। ओके, ये तीनों लेयर्स मुख्तलिफ ऑर्गन्स बना रही होती हैं। जैसा कि एक्टोडर्म है तो एक्टोडर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एपिडर्मल सेल्स, स्किन सेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, मेमोरी सेल्स, टीथ, मेल यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन, माउथ, एनस, हेयर, नेल्स और ये न्यूरल टिश्यूज़, एपिथेलिया टिश्यूज़, ये सारी चीज़ें कौन बना रहा होता है, एक्टोडर्म बना रही होती है। और अगर मेसोडर्म की बात करें तो ये मसल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ बना रही होती है, ये बनाती है। इंडोडर्म की बात करें तो ये हमारी जो गट है, गट किसे कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को डाइजेस्टिव ट्रैक, और इसके तमाम तर जो ड्राइव्ड ऑर्गन्स है लाइक सीकम है, इंटेस्टाइन है, थाइमस है, लीवर, पैंक्रियास, लंग्स, थोराइड, प्रोस्टेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय इंडोडर्म। ओके, यहाँ पे एक और बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके तमाम तरह हिस्से, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हिस्से हैं ये कौन बना रहे होते हैं, इंडोडर्म बना रहे होते हैं। तो आपने ये सारे के सारे जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो मुख्तलिफ लेयर्स से बन रहे होते हैं उनको मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है। जो एक्टोडर्म के हैं वो एक्टोडर्म तक महदूद रखें, जो इंडोडर्म के हैं वो इंडोडर्म तक महदूद रखें, और इन्हें एक दूसरे में कभी कंफ्यूज ना करें और मिक्स ना करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए PakEdu.tv को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।